बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है और मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन के LMS फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपकी इकनॉमिक्स की किताब का दूसरा चैप्टर अफादा, उसके सिलसिले का पहला लेक्चर। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अफादा और उसके जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं उनके साथ तारुफ़ हासिल करें, क्योंकि अफादा और इसके जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं ये इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में ये बार बार इस्तेमाल होंगे। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम इनको मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको अफादा या यूटिलिटी के बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसकी तारीफ़ आपने कैसे करनी है। अफादा या यूटिलिटी को आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं, जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें जो हासिल होने वाली ज़हनी तस्कीन है उसको अफादा का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को प्यास लगी है, उसको पानी की अशद ज़रूरत महसूस हो रही है, तो जब वो पानी पी लेगा तो उसकी जो प्यास की ज़रूरत है या हाजत है उसकी तस्कीन हो जाएगी, उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इस तस्कीन को यूटिलिटी या अफादा का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर हमें भूख लगी है, हम कोई चीज़ खा लेते हैं तो उससे हमारी भूख की जो ज़रूरत है या हाजत है उसकी तस्कीन हो जाती है, तो इसको भी हम अफादा का नाम देंगे। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो कागज़ और कलम में ये खूबी है कि वो हमारी इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लिहाजा उसको भी हम अफादा कहेंगे। तो इन मिसालों से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अफादा की तारीफ़ यूँ की जा सकती है, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाली ज़हनी तस्कीन को अफादा का नाम दिया जाता है। जब सारिफ़ किसी चीज़ को अपने इस्तेमाल में लेकर आता है तो उससे उसको जो भी ज़हनी तस्कीन हासिल होती है उसको हम अफादा कहते हैं। द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। किसी चीज़ की वो सलाहियत जिसकी बिना पर वो किसी इंसानी ख्वाहिश को पूरा कर सके उसको अफादा का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अफादा की 2-3 तारीफ़ें मैंने आपके सामने पेश की, आप इनको याद कर लें, आपको अपनी किताब में भी ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अफादा की वजाहत करने के लिए इसके चंद एक बुनियादी तसव्वुरात का समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अफादा जो है इसका ताल्लुक़ ज़रूरत की शिद्दत के साथ भी होता है, अफादा का ताल्लुक़ ज़हनी कैफ़ियत के साथ भी होता है और अफादा का ताल्लुक़ चीज़ की कीमत के साथ भी होता है। सबसे पहले मैं वजाहत कर दूं कि अफादा का ताल्लुक़ ज़रूरत की शिद्दत के साथ कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत हो उस चीज़ में हमें अफादा भी ज़्यादा दिखाई देता है, और जिस चीज़ की हमें कम ज़रूरत हो उसमें हमें अफादा भी कम महसूस होता है या हम उसको कम अहमियत देते हैं। जैसे अगर आप सफ़र में हों और रास्ते में आपको भूख लग जाए और आसपास आपको कोई खाने पीने की चीज़ दिखाई ना दे, तो उस सूरत हाल में जो एक आम सा होटल है उससे मिलने वाला जो एक आम सा खाना है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अफादा महसूस होगा, क्योंकि उस वक़्त आपकी ज़रूरत की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और बाज़ औक़ात बहुत अच्छी किस्म का खाना भी आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए और आपको खाने की भूख ना हो तो उस खाने में भी शायद आपको इतना अफादा दिखाई नहीं देगा। आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं और आपका राइटिंग पेन वहाँ पे ख़राब हो जाता है, तो उस वक़्त आपकी पेन की जो ख्वाहिश है या ज़रूरत है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, आपको उसकी अशद ज़रूरत है, जबकि आम हालात में शायद आपको उसकी इतनी शदीद ज़रूरत ना हो। तो अफादे का दारोमदार हमारी ज़रूरत की शिद्दत पर होता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत शदीद हो तो उस चीज़ में हमारा अफादा भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब हम चलते हैं अफादे और कीमत के आपस में ताल्लुक़ की तरफ। जिस चीज़ में हमारा अफादा ज़्यादा हो उस चीज़ की कीमत भी हम ज़्यादा देने पर तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कमरा इम्तिहान में बॉल पॉइंट की ज़रूरत पड़ गई है
تو اس وقت وہ بال پوائنٹ جتنا بھی مہنگا ملے گا آپ خرید لیں گے، کیونکہ آپ کی ضرورت بہت شدید ہے، اور عام حالات میں شاید اس بال پوائنٹ کے اتنے زیادہ پیسے دینے پر آپ تیار نہ ہوں۔ تو ان مثالوں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ افادہ کا دار و مدار ضرورت کی شدت پر بھی ہوتا ہے، اور افادے کا تعلق قیمت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم کسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں، جب اس میں موجود تسکین ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی اگلی اکائی کا جو افادہ ہے وہ پہلے سے کم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اگلی اکائی سے حاصل ہونے والے افادے کو مختتم افادہ کہا جاتا ہے۔ مختتم افادہ بھی اس چیپٹر کا بنیادی تصور ہے۔ تو مختتم افادہ کی میں مزید ایک مثال سے وضاحت پیش کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کسی چیز کی ایک اکائی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس سے 20 یونٹس کا افادہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اس چیز کی دوسری اکائی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کل افادہ 20 سے بڑھ کر 35 ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اضافی اکائی استعمال کرنے سے آپ کو 15 یونٹس کا اضافی افادہ حاصل ہوا، جو کہ مختتم افادہ کہلائے گا۔ اور جیسے جیسے ہم کسی چیز کو استعمال میں لاتے چلے جائیں گے تو اس کے افادے میں بتدریج کمی بھی ہوتی ہے، جو کہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے، جب ہمیں کسی چیز کی مزید طلب باقی نہ رہے، تو اس میں موجود افادہ ہمارا صفر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ افادہ کے جو 3 کلوز کانسیپٹس ہیں، مثبت افادہ، صفر افادہ اور منفی افادہ، ان کو اکٹھا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، اس وقت تک اس چیز کا افادہ مثبت رہتا ہے، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو پھر وہ افادہ صفر ہو جاتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہونے کے باوجود ہم اس چیز کا استعمال جاری رکھیں تو اس کا افادہ منفی یا نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہے، آپ پانی پینا شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو پانی میں مثبت افادہ ملے گا۔ جب آپ کی پیاس بجھ جائے گی تو اس کے بعد افادہ صفر ہو جائے گا، اور اگر پیاس بجھنے کے باوجود آپ مزید پانی پی لیں تو پھر اس کے منفی اثرات ہوں گے اور اس کا مختتم افادہ بھی منفی ہو جائے گا۔ افادہ کو ناپنے کے لیے ایک اکائی استعمال کی جاتی ہے جس کو یوٹل کہا جاتا ہے۔ افادہ کی پیمائش کا تصور چونکہ کلاسیکل اکانومسٹ نے پیش کیا تھا، جن میں مارشل سر فہرست تھا، تو انہوں نے افادے کی پیمائش کے لیے ایک اکائی بھی تجویز کی جس کو یوٹل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ افادہ کے بنیادی تصورات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں قانون تکلیل افادہ مختتم پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، شکریہ۔